महसूस करिए उन लोगों का दर्द जिनके बच्चे, जिनके माल मवेशी, जिनके घर उन सरहदों के ऊपर हैं। और मैं ईमानन ये कहता हूं कि वो फर्स्ट वॉरियर्स हैं हिंदुस्तान के। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बंकर्स को बनाया गया था, उन लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन ये बंकर्स उनके लिए परेशानी की रास्ता बन गए हैं। ये बॉर्डर के ऊपर जितने बंकर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए थे, अगर वो बंकर्स बनते तो हमारे लोगों की परेशानी बहुत दूर तक हल हो जाती। बॉर्डर के लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं कि जब भी वो आवाज उठाते हैं तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है। अगर कोई नौजवान उठाता है आवाज तो उसको डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं दबाया जाता है। मैं एलजी साहब से ये भी कहूंगा कि बॉर्डर के ऊपर में ये लोग इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, इतनी परेशानियां देख रहे हैं, इनकी परेशानियों का हल निकाला जाए। अस्सलाम वालेकुम वादाब, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं, आए रोज़ हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको कुछ नए लोगों से रूबरू करवाएं और कुछ नए मसाइल उजागर करने की कोशिश करें। तो आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए खित्ता पीर पंचाल के समाजी कारकुन और साबिक वाइस चांसलर साईनाथ यूनिवर्सिटी आगरा, या यूँ कहें कि खित्ता पीर पंचाल के नौजवानों की आवाज़ डॉक्टर शहजाद मलिक साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि तहसील मैंडर से उठकर साईनाथ यूनिवर्सिटी और उसके बाद अवामी खिदमात का सफ़र, आपका ये सफ़र कैसा रहा, इस पर आप मुख्तसर सी रोशनी डालें ताकि हमारे नाजरीन भी इस बात से आगाह हो जाएं। देखिए, ये तो सब जान रहे हैं इस वक्त कि जम्मू कश्मीर के अंदर में खासकर अगर आप देखेंगे तो जो हमारी ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं रजौरी पुंछ, उसका भी दूर दराज का इलाका जो है वो कसबलाड़ी है। और कसबलाड़ी में ही मैं शुरुआत की तालीम मैंने वहीं ली, फिर कुछ पुंछ में तालीम ली और बाकी तालीम सारी मैंने बाहर हासिल की। और तालीमी दौर से ही मेरे जहन में एक ज़रूर ये था कि जो मेरा एरिया है कसबलाड़ी गांव जो है, अगर आज भी आप देखेंगे तो वो फारफलंग एरिया में गिना जाता है। आज भी रोड की वहाँ दिक्कत है, पानी की वहाँ दिक्कत है, स्कूल की वहाँ दिक्कत है, पीएचसी की वहाँ दिक्कत है। तो इन परेशानियों को देखते हुए मैं यहाँ से बाहर तो ज़रूर गया, अल्लाह ने मुझे मौका दिया काम करने के लिए और अपने लोगों के लिए भी काम करने के लिए मौका दिया, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक तड़प, एक हमदर्दी, एक एहसास ज़रूर था कि खित्ता पीर पंजाल में हमारा जो अपना गांव, हमारी अपनी तहसील या अपनी डिस्ट्रिक्ट है, उसके लिए हम कुछ ना कुछ रीपे करें, हम अपनी सोसाइटी को रीपे करें, अपने लोगों के लिए कुछ करें, उनकी आवाज़ उठाएं। जो खिदमत खल्क, कोई भी खिदमत खल्क हो, अगर आप रोड में से एक कांटा भी उठा के अलग करते हैं तो अगर सवाब की नीयत से आप उसको करेंगे तो वो खिदमत खल्क में गिना जाएगा और उसका अजर बड़ा होता है। एक ये होता है कि सिर्फ अपना फेस चमकाना, अपने आप को चमकाना, अपने लोगों की बातें नहीं करना, बल्कि इंटेलेक्चुअल लेवल दिखाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, बाहर की कंट्रीज़ की बातें करना, उन बड़ी पॉलिसीज़ के ऊपर बातें करना, उनसे हमारी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक। तो मैंने ये डिसीजन तब से जहन में रखा है कि हम अपने लोगों की बात करेंगे, अपने लोगों के जेन्युइन जो इश्यूज़ हैं उसको सामने रखेंगे। मैंने बचपन से अभी तक, चाहे वो बिना रोड का रास्ता हो, ट्रैक्टर रोड हो, या पानी की किल्लत हो, या हिली एरिया की परेशानी हो, या हॉस्पिटल्स की हालात हो, स्कूल की हालात हो, या ख़ासकर बॉर्डर्स की हालात हो, क्योंकि बॉर्डर के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारा एक ज़्यादातर एरिया जो मेंढर का आप देखेंगे वो मेंढर बीजी से लेकर सावजियाँ तक पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो बॉर्डर का एरिया आता है। चाहे उसमें आप देखेंगे धराटी, भरुत्ती, डराना, उसके अंदर आप देखेंगे छजला, मनकोट, केनी, बीजी, सलोत्री, पुंछ, दिगवार, यहाँ से लेकर साईं बाबा मीरा वाला जो एरिया आ गया, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट अगर सावजियाँ तक आप देखेंगे तो ये दोनों ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स में भी अगर सबसे पिछड़ा हुआ कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। डॉक्टर साहब, आए रोज़ आप सरहदी इलाका की आवाज़ उठाते रहते हैं और हमेशा से आप आवाज़ उठाते जा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि सरहद पर जो इस वक्त सरहदी कुशीदगी एक अहम मसला बना हुआ है और यहाँ की अवाम को किन परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक्चुअली सरहदी इलाके को आप खाली फायरिंग तक महदूद ना रखें। क्यों? क्योंकि सरहदी इलाका तभी हाईलाइट होता है, तभी आप लोग भी आगे लाते हैं या बाकी लोग भी तब लाते हैं जब फायरिंग होती है।
आप ये देखें कि सरहदी इलाके का मतलब ये है कि वहाँ बच्चा पैदा होता है, बच्चा बड़ा होता है, बच्चा स्कूल भी जाता है, बच्चे को पानी भी लाना होता है, बच्चे को पढ़ना भी है। आप पूरी ज़िंदगी है एक, उस ज़िंदगी को एक महसूस करें कि आज अगर हम जम्मू में बैठे हैं या मेंढर में या पुंछ में किसी और एरिया में बैठे हैं, तो अगर एक गोली चलती है तो हम उठ के बाहर जाके घर के खड़े हो जाते हैं। महसूस करिए उन लोगों का दर्द जिनके बच्चे, जिनके माल मवेशी, जिनके घर उन सरहदों के ऊपर हैं। और मैं ईमानन ये कहता हूं कि वो फर्स्ट वॉरियर्स हैं हिंदुस्तान के, जो सरहद के ऊपर अपनी इन परेशानियों के बाद, अगर उन लोगों की परेशानियों को लेकर हम उसे सियासत कहें तो सियासत नहीं है वो। उनकी बात करना, उनकी आवाज़ को उठाना, उनकी बात को हुकूमत तक पहुंचाना, उनकी बात को आपके चैनल तक पहुंचाना, उनकी बात को बड़े लोगों तक पहुंचाना, मैं ईमानन कह रहा हूं, ये सवाब की नीयत से अगर कोई करे तो अल्लाह उसको अजर देने वाला है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, बाकी आवाम से भी कह रहा हूं और पढ़े लिखे नौजवानों से भी कह रहा हूं, इसको आप सियासत ना समझें, इसको चेहरा चमकाने की चीज़ ना समझें। इनके दर्द को महसूस करें कि जिसके घर में शेलिंग होती है, जब उसका घर गिर जाता है। हमारे घरों में अगर पानी आए तो हम परेशान हो जाते हैं, बिजली चली जाती है तो परेशान हो, और जहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है, और ऊपर से शेलिंग है, और ऊपर से उनका नुकसान है, और उसके बाद कोई जख्मी हालत में है, और उसके बाद कोई मर जाता है, शहीद हो जाता है, या फिर जब वहाँ से शिफ्ट किया जाता है उसको, तो कैसे शिफ्ट किया जाता है, कितने घंटे बाद, ना वहाँ फ़ोन है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ बिजली है। इन चीज़ों को महसूस करना एक अलग चीज़ है और ऐसे बताना एक अलग चीज़ है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूं कि जो इसको महसूस करेगा तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है काम करने के लिए। और इंशाअल्लाह मैंने और मेरे साथियों ने हमने मिलकर 3-4 महीने से इसके ऊपर काम किया है। हम पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे सांबा हो, चाहे कठुआ हो, चाहे जम्मू हो, चाहे राजौरी हो, चाहे पुंछ हो, ये 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ की, और चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे उड़ी हो, जो हमारी 7-8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स की आती हैं, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम एक लाएअमल बनाकर सारी 7 डिस्ट्रिक्ट्स की आवाज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाएंगे, जो आज तक किसी ने इस आवाज़ के ऊपर बात ही नहीं की, उनकी परेशानियों पे बात नहीं की है। डॉक्टर साहब, जो सरहदों पर बैंकर तामीर हो रहे हैं, इनसे मुतालिक आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक आप बंकर्स की बात कर रहे हैं, तो बंकर्स के लिए आप ये पूछें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए 415 करोड़ रुपए के बंकर्स सेंक्शन किए थे। उसमें मैं ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, बाकियों की ना भी करूं, तो राजौरी के लिए 150 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए, और पुंछ के लिए 90 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से 40 करोड़ रुपए राजौरी और पुंछ के अप्रूवल पैसा होने के बावजूद उन्होंने वहां से शिफ्ट कर दिया किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पहला सवाल मैं ये उठाना चाह रहा हूं, अगर आपने पूछा है तो। दूसरी चीज, जो बंकर्स बने हैं इस वक्त, आप जाके खुद चेक करें। मैं खुलेआम इस चीज का चैलेंज दे रहा हूं, सारी मीडिया को दे रहा हूं, सारी एजेंसीज को कह रहा हूं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी कह रहा हूं कि मैं गवर्नर साहब से अपील कर रहा हूं, हमेशा कहता आया हूं, अपील कर रहा हूं कि आप एजेंसीज को भेजें और जाके देखें कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बंकर्स को बनाया गया था, उन लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन ये बंकर्स उनके लिए परेशानी की रास्ता बन गए हैं, क्योंकि एक तो फिजिकली जो MHA की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो ही नहीं किया गया। मान लीजिए प्रैक्टिकली मेरा मकान यहाँ पे है, और यहाँ से आधा किलोमीटर दूर अगर बंकर बना दिया जाएगा तो मुझे तो उसमें मैं जा ही नहीं पाऊंगा शेलिंग में। प्रैक्टिकली बंकर्स रहने लायक नहीं बने हैं। बंकर्स को बाथरूम की तरह इन्होंने ज़मीन के ऊपर बना दिया है, जबकि उसके नाम्स जो थे वो नाम्स नहीं थे। सिर्फ पैसा निकालने के लिए, अपने जेबों को भरने के लिए उनको लोकेशंस को चेंज कर दिया गया, उनके क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ किया गया है। और मैं आज ये बोल रहा हूँ कि सरहद के ऊपर जितने लोगों के माल मवेशी मर रहे हैं, जितने लोगों के नुकसान हो रहा है, और इवन के जो लोग शहीद हो रहे हैं, उसके जिम्मेवार वो सारे शख्स मौजूद हैं वहाँ पर। गवर्नमेंट इसकी इंक्वायरी कराई कि जिन्होंने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ किया, जिन्होंने ठेके लेने में पैसा खाया, जिन्होंने करप्शन की, और जिन्होंने नाम्स को तोड़ा। और नाम्स के अलावा मैं ये बोल रहा हूं कि RDD डिपार्टमेंट ने बिना टेंडर के करोड़ों रुपए की पेमेंट निकाल दी। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की अगर खाली बोलूंगा तो 26 करोड़ रुपए तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर बिना टेंडरिंग के पैसा जो है दे दिया गया है। तो इस तरह की बॉर्डर के अंदर में लोगों को पहले तो कुछ मिला ही नहीं, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो दिया है, अगर वो ग्राउंड तक पहुंचता तो लोग बहुत खुशहाल होते, लोगों की समस्याएं बहुत दूर
होती, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दिया था उसको एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं किया गया है। जो भी आज तक वहाँ बीएडीपी का पैसा आया है, चाहे रोड्स के लिए पैसा आया है, चाहे हॉस्पिटल्स के लिए पैसा आया है, उन लोगों का सौदा करने के लिए चंद व्यापारी जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाकर मिले हुए हैं, जो बॉर्डर्स के गरीब, यतीम, मस्कीन और आवाज़ ना उठाने वाले लोगों की आवाज़ को बेचते हैं, और वो चाहे बॉर्डर रोड्स के नाम पे पैसा खाते हैं, चाहे हॉस्पिटल के नाम पे पैसा खाते हैं, चाहे कम्युनिटी बंकर्स के नाम पे पैसा खाते हैं, चाहे कम्युनिटी हॉल्स के नाम पे पैसा खाते हैं, चाहे रोड्स के नाम पे पैसा खाते हैं। अवाम बहुत लाचार है, अवाम बहुत दुख से भरी हुई है, अवाम का बहुत नुकसान है। मैं आला अफसरों से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वक्त ऐसा है कि गवर्नर साहब से हमने अपील पहले भी की है, आज आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहे हैं कि गवर्नर साहब, लोग, अवाम और खिता पीर पंजाल के नौजवान और ख़ासकर बॉर्डर के नौजवान आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि अब इनका हिसाब होगा। अब इनका इसलिए सबसे बड़ी परेशानी है, बॉर्डर के लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं कि जब भी वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है। अगर कोई नौजवान उठाता है आवाज़ तो उसको डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं दबाया जाता है, कहीं और तरीके से दबाने के बाद। मैं तो अपना ये आपके आज चैनल से इसको ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि मैंने जब से बॉर्डर के बंकर्स के घोटाले की बात की है तब से मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, और जब मेरे जैसे शख्स को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं या हथकंडे अपना रहे हैं, तो जो एक आम आदमी है जो बॉर्डर के ऊपर, वो कैसे आवाज़ उठा सकता है। ये लोग सोचते हैं गवर्नर साहब तक ये बात नहीं पहुंची, चीफ सेक्रेटरी साहब तक ये बात नहीं पहुंची। भाई बॉर्डर के आदमी को 10 परेशानियां हैं, कल पता ही नहीं चलेगा उसका वो कहां गया, तो बॉर्डर का बंदा आवाज क्या उठाएगा। मैं ऑन रिकॉर्ड ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बॉर्डर के ऊपर जितने बंकर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए थे, अगर वो बंकर्स बनते तो हमारे लोगों की परेशानी बहुत दूर तक हल हो जाती। अगर बीएडीपी का पैसा उस डिपार्टमेंट की तरफ से लगता वहां पे सही से, तो बहुत सारा काम हो सकता था। लेकिन उस काम को जो कुछ ऑफिसर्स हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जो मिली भगत के साथ, चाहे बंकर्स का पैसा हो, चाहे लोगों का कोई भी पैसा जो बॉर्डर के लिए आया हो, वो उन तक नहीं पहुंचने दिया, और उस पूरे के पूरे को, उस पैसे को उन्होंने हड़प कर लिया। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें सरहदी अवाम की और ख़ासकर जो तुलबा हैं, उनकी तालीम का एक अहम मुद्दा है, चाहे वो गुज़श्ता सरकारें हों या मौजूदा दौर की सरकार हो या जम्मू व कश्मीर की इंतज़ामिया हो, क्या वो तुलबा को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में कामयाब हो पाई है? मैं आज आपके चैनल के वसादत से ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये पॉलिटिकल लोग आज तक हमारे खिता पीर पंजाल के अंदर सरगर्म रहे, या जिनको इख्तदार की कुर्सी इन्हीं लोगों की बदौलत मिली, जो ये, क्या इनको ये 50 साल तक ये नहीं दिखाई दिया कि इनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे? क्या इनको ये दिखाई नहीं दिया कि जब ये जख्मी होंगे तो इनको कौन सी एम्बुलेंस निकाल के लाएगी? क्या इनको 50 साल तक ये दिखाई नहीं दिया कि इनकी रोड बनी होगी तो कहाँ से जाना है? इसलिए ये सारे सवाल का जवाब उन पॉलिटिकल लोगों को अब देने का टाइम आ गया है। मैं नौजवानों से कहूँगा, पूछें। मैं जी शऊर लोगों से कहूँगा, अपना हक पूछें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, डरें मत। जिंदगी वही है जो तय है अल्लाह की तरफ से, जिसकी ज़िंदगी जब मरना है, जब जीना है, जब रिस्क खाना है, वो तय है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मुद्दा जो भी आपका है बॉर्डर्स का, या जो चीज़ें आपके साथ परेशानी हुई, खासकर तालीम को लेकर, क्यों? क्योंकि अवाम जो बॉर्डर की है उसकी तालीम को दबाया गया। मैंने कहा ना आपको, उन्हें पता है कि अगर हम इनको तालीम मिलेगी, अगर इनमें से कोई केएस बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, तो वो फिर क्यों इनको पूछेगा कल। ये चाहते हैं कि पत्थर मारने के लिए, डंडे चलाने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए वो लोग तैयार रहे जो इनके झंडे उठा के इनके लिए। सब अभी की बात करें तो ऑनलाइन तालीम की बात की जा रही है, तो सरहदी बच्चों के लिए ऑनलाइन तालीम को आप किस तरह से देखते हैं? मैंने कहा ना, हमेशा बॉर्डर के साथ हर चीज़ में पार्शलिटी हुई है। इस ऑनलाइन तालीम को भी लेकर एक बार पहले भी मैंने इस चीज़ पे बोला था, जब वहाँ पे फ़ोन के टावर्स ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, जाएँ आप चेक करें, मेंढर के अंदर में बालाकोट ब्लॉक जो है उसमें भरुत्ती, ठीक है, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, मैंने वहाँ से इस चीज़ को, भरुत्ती है, धराटी है, 2-3 ऐसी पंचायतें जहां टावर ही नहीं आ रहा है, तो कौन सी ऑनलाइन की बात करेंगे? क्या वो बच्चों, उनका हक नहीं है? क्या उन नौजवानों का हक नहीं है? उन नौजवानों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ हमेशा पार्शियलिटी हुई है। मैं एलजी साहब से ये भी कहूँगा कि बॉर्डर के ऊपर में ये लोग इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, इतनी परेशानियां देख रहे हैं, इनकी परेशानियों का हल निकाला जाए। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि सरहदी कुशीदगी के दौरान
जो लोगों का माली या जानी नुकसान होता है, क्या सरकार की जानिब से इन्हें कोई मुआवजा दिया जाता है, उस नुकसान की कोई भरपाई की जाती है? देखिए, इससे पहले का तो मुझे पता नहीं, अभी बीच में मैंने जो ये देखा था कि जो ज़ख्मी होता है उसको 5,000 रुपये देते थे। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अब 5 लाख रुपए मरने वाले के लिए इन्होंने तय किया है और एक नौकरी के लिए किया है कुछ ऐसा। तो ये सारी चीज़ें सफिशिएंट नहीं उनके लिए। अभी आपके घर में शेलिंग हो गई तो किसी को 3,000 मिल रहा है, किसी को 5,000 मिल रहा है और किसी को 1 लाख मिल। अगर उसका 5 लाख का नुकसान है तो उसको 1 लाख मिल भी जाएगा तो उसका क्या फ़ायदा है। अगर उसका 10 लाख का नुकसान है, उसे 2 लाख रुपए मिल भी जाएगा तो उसका क्या। और वो भी जो ऑफिसर उस चेक को देने जाते हैं ना, 5,000 या 10,000 या 20,000 या 1 लाख, उनको ये लगता है कि बहुत बड़ा एहसान वो कर रहे हैं कि उनको ये चेक देकर। नहीं, ये उनका हक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हमें हिंदुस्तानी लोग जो हैं उनको अपनी गवर्नमेंट से ये पैसा मिल रहा है, किसी के घर से पैसा नहीं मिल रहा है। कोई ऑफिसर अपनी जेब से, अपनी तनख्वाह से पैसा नहीं दे रहा है। इसलिए वो अपने दिमाग में ये ना डाले कि हम जो लोगों को पैसा दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो वो मदद हम अपनी जेब से कर। हाँ, जिस दिन कोई आदमी अपनी जेब से 10 रुपए भी देगा, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। और वो ये कहे कि हम गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा इन लोगों को देकर और उनके हक को ना देकर, उनको दबाकर वो अप्रिसिएशन लेगा लोगों से और बाकी पढ़े लिखे तबके से, तो ये नहीं होगा कभी भी। डॉक्टर साहब, आखिर में उन नौजवानों को जो आपको अपना आइकन मानते हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को, सरहद पे रहने वाले नौजवान या फार फ्लंग एरिया के जो नौजवान हैं, मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे आप चलकर खुद भी रोशन हो सकते हैं, अपने एरिया को भी रोशन कर सकते हैं। ड्रग्स से दूर रहें, गलत लोगों से दूर रहें। परेशानियां जितनी ज़िंदगी में आती हैं आप स्ट्रगल करें और बड़े ईमानदारी से तालीम को हासिल करें। जब आप तालीम को हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी रोशन हो जाएगी और आखिरत भी रोशन हो जाएगी। मैं नौजवानों को यही कहना चाह रहा हूं कि खित्ता पीर पंजाल का एक नाम उभर रहा है इस वक्त, तो खित्ता पीर पंजाल का नाम अच्छे कामों के लिए उभरना चाहिए, बल्कि गलत कामों के लिए नहीं उभरना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहजाद मलिक साहब, जिन्होंने सरहदी इलाका के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की। और हमारी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश रहेगी कि जो भी इन्होंने मांगें की हैं, जो भी सरहदी ज़िला के अवाम के लिए इन्होंने मांगें की हैं और जिन मुश्किलात से सरहदी इलाका की अवाम दो चार है, उन्हें जल्द अज जल्द हल किया जाए और उन्हें इन मुश्किलात से आज़ाद लाया जाए। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को